lecture we all started with a new brand chapter solid state. ठीक है, we'll revise what we did the last time. ठीक है, सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहला अपन ने पढ़ा था मैटर क्या है. मैटर, ठीक है, तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. दुनिया में कोई भी चीज हो उसके पास वजन होएगा और उसकी वो जगह लेगी. समझ में आ रहा है क्या? जो जगह लेंगी और जिसका वजन रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मैटर. पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, लेकिन मैटर खुद इज मेड अप ऑफ एटम्स. मैटर क्या होता है पढ़ा? स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर के 3 स्टेट्स है अपने सिलेबस में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और 2 एक्स्ट्रा भी होते हैं, प्लाज्मा एंड क्वार्क, लेकिन इनका अभी तक ये नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक्स में इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है. तो वी विल स्टिक टू व्हाट वी हैव इन द बुक फॉर अस, सॉलिड, लिक्विड और गैस. जिसमें से अपन ने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 10 लिक्विड और गैस पढ़ चुके हैं, और इधर अपन सल्लम वाला सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे. ठीक है, सॉलिड स्टेट क्या होता है? तो शायद तक ये सभी पॉइंट्स तुम्हारे से ही मुझे आए थे. इनकम्प्रेसिबल मतलब ज्यादा दबा नहीं सकते हैं सॉलिड को, लिक्विड को थोड़ा दबा सकते हैं, गैसेस को तो ज्यादा ही दबा सकते हैं. क्यों? क्योंकि सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, कड़क होते हैं, हार्ड होते हैं. नेक्स्ट, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, दोनों के बीच में स्पेस कम रहता है. लिक्विड्स में थोड़ा स्पेस ज्यादा होता है, गैसेस में तो बहुत ही ज्यादा होता है. कम स्पेस होने के वजह से उन लोग एक दूसरे से घसीट ज्यादा रहती है. बोले तो मोर इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोले तो टाइटली बॉन्डेड होते हैं. नेक्स्ट, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. नेक्स्ट, फिर पार्टिकल्स अपन ने पढ़ा था. एक टर्म आता है पार्टिकल्स. पार्टिकल्स मतलब एटम्स भी, आयन्स भी, मॉलिक्यूल्स भी. मैंने अगर बोला पार्टिकल्स, पार्टिकल्स म्हणजे हे 3 येतात, या तिघांना एक साथ अपन पार्टिकल्स बोलतो. पार्टिकल्स कैन बी एटम्स ऑल्सो, आयन्स ऑल्सो, मॉलिक्यूल्स ऑल्सो. क्या क्यों बताया है पार्टिकल्स? क्योंकि सॉलिड स्टेट इज मेड अप ऑफ सच पार्टिकल्स ओनली. अर्थात सॉलिड स्टेट एटम से भी बन सकता है, सॉलिड आयन से भी बन सकता है, सॉलिड मॉलिक्यूल से भी बन सकता है. एंड देन वी एंटर्ड द चैप्टर सॉलिड्स. सॉलिड्स क्या होता है? तो इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका डिस्टिंग्विश 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टंट, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. सॉलिड्स काय असतं तर आपल्याला माहिती आहे, ब्ला 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 ब्ला, डेफिनेट शेप, वॉल्यूम, कम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्स वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन सॉलिड्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स के फॉर्मेट में होता है, और अमॉर्फस सॉलिड मतलब पाउडर, पाउडर के फॉर्मेट में होता है, पाउडर फॉर्मेट में. इधर तुमको क्रिस्टल्स मिलेंगे और इधर क्रिस्टल्स का चूरा पाउडर फॉर्मेट में समवट मिलेगा. ठीक है, अच्छा, अभी इसके डिस्टिंग्विशन पॉइंट्स पढ़ेंगे. पहला पॉइंट क्या था? डेफिनाइट अरेंजमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ पार्टिकल्स. मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स डेफिनेटली अरेंज है, मतलब आड़म तेड़म नहीं अरेंज है, बराबर एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज है. whereas अमॉर्फस में आड़म तेड़म अरेंज है. सिंस आड़म तेड़म अरेंज है, थोड़ा सा भी मारा तो उसका चूरा हो जाता है, बुक्का हो जाता है. दोनों में अरेंजमेंट का फर्क है. पीरियोडिसिटी मतलब एकदम पीरियड्स के हिसाब से, मतलब सिस्टम के हिसाब से अरेंजमेंट होता है. कुछ चीज अच्छे से रखो तो वो अच्छे से लंबे समय तक टिकती है, वो है क्रिस्टलाइन. कुछ चीज आड़म तेड़म कैसा भी रखो वो बहुत जल्दी टूट जाएंगी, बोले तो अमॉर्फस. नेक्स्ट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट. शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसका एक ही मेल्टिंग पॉइंट होता है. मतलब फॉर एग्जांपल XYZ मेल्ट्स एट 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री पे ही मेल्ट होएगा. इंटरवल मतलब PQR मेल्ट्स एट 40 to 50, मतलब 40 से 50 के बीच में कभी भी मेल्ट हो सकता है. इंटरवल मतलब रेंज, शार्प मतलब प्रिसाइजली वही पॉइंट. एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक. ठीक है क्या? एनिसो और आइसो. आइसो, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम. तुम किसी भी डायरेक्शन से देखो, तुम किसी भी डायरेक्शन से देखो, प्रॉपर्टीज सेम दिखेंगी. प्रॉपर्टीज क्या दिखेंगी? सेम. एनिसोट्रॉपिक, तुम लोग किसी भी डायरेक्शन से देखो, जैसा जैसा डायरेक्शन चेंज होगा प्रॉपर्टीज चेंज होंगी. कौन सी प्रॉपर्टीज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह वगैरह, वो तुम लोग को मैंने बुक में लिखने बोला था. और 2 एग्जाम्पल.
ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम? फर्दर एक टर्म होता है आइसोमॉर्फस, एक टर्म होता है आइसोमॉर्फस और एक टर्म होता है पॉलीमॉर्फस। एक होता है आइसोमॉर्फस और एक होता है पॉलीमॉर्फस। ठीक है सर, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमॉर्फस? आइसोमॉर्फस, आइसो मतलब सेम, आइसोमॉर्फस मतलब क्रिस्टल्स हैविंग या सॉलिड क्रिस्टल्स हैविंग सेम atomic ratio, solid crystals having same atomic ratio. आइसो मतलब सेम, मॉर्फस मतलब सेम एटॉमिक रेशियो। जिन जिन लोगों के पास सेम एटॉमिक रेशियो रहेगा, सेम एटॉमिक रेशियो रहेगा, उनको क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फस। तर सेम एटॉमिक रेशियो म्हणजे काय? सेम एटॉमिक रेशियो म्हणजे काय? एग्जाम्पल NaCl एन एग्जाम्पल HBr। इधर एक एटम है Na, दूसरा एटम है Cl। Na कितना है? एक। Cl कितना है? एक। तो इसका एटॉमिक रेशियो क्या हुआ? 1:1। इसका हाइड्रोजन कितना है? एक। ब्रोमीन कितना है? एक। तो इसका एटॉमिक रेशियो क्या हो गया? 1:1। NaNO3 और इधर CaCO3, इसका एटॉमिक रेशियो क्या हो गया? सोडियम एटम कितना है? 1:2। नाइट्रोजन एटम कितना है? 1:2। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। मतलब रेशियो क्या हुआ? 1:1:3। इसका भी क्या हुआ? 1:1:3। तो ऐसे एटम्स को देखने का रहता है, एटम्स को, समझा क्या? एटम्स को देखो, एटम्स को, जितने भी एटम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CuSO4, इसका क्या आएगा? Cu1, सल्फर 1। समझ में आ रहा है सर? इसके अपोजिट में अगर KNO3 आया तो नहीं, 1:1:3। तो इसका रेशियो सेम है क्या? नहीं। तो इनको आइसोमॉर्फस बोलेंगे क्या? नहीं। समझ में आ रहा है क्या? जिनका एटॉमिक, नाम में ही उसका काम है, अरे नाम में ही उसका काम है, एटॉमिक रेशियो। रेशियो मतलब इश्टू। किसका रेशियो? एटम का। किसका रेशियो? एटम का। सोडियम क्लोराइड इज मेड ऑफ 2 एटम्स। एक एटम है सोडियम, दूसरा एटम है क्लोरीन। इसके लिए इसका रेशियो हुआ 1:1। CaCO3, इट इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स। कैल्शियम एक एटम, कार्बन दूसरा एटम, ऑक्सीजन तीसरा एटम, लेकिन 3 एटम्स है, इसके लिए 1:1:3। आइसो कम्स फ्रॉम द वर्ड सेम। आइसोमॉर्फस म्हणजे असे सॉलिड्स, ऐसे क्रिस्टल्स जिनका सेम एटॉमिक रेशियो रहेगा। जिनका क्या रहेगा? सेम एटॉमिक रेशियो। और मैंने एग्जांपल बताया है तुमको, ठीक है सर? पॉलीमॉर्फस म्हणजे काय? तो पॉलीमॉर्फस मतलब substances that exists in one or more forms is called as polymorphous। सर इसको हम लोग जानते हैं। पॉलीमॉर्फस का दूसरा नाम बोलूंगा, सब जान जाएंगे, एलोट्रॉपी। पॉलीमॉर्फस का दूसरा नाम क्या है? एलोट्रॉपी। एक से ज्यादा रूप, विकसित रूप। कार्बन, कार्बन के क्या क्या रहते हैं मालूम है ना? डायमंड, ग्राफाइट, फुलरीन, कार्बन नैनो ट्यूब, ग्राफीन, ये तो हुए क्रिस्टलाइन। अमोर्फस में भी रहते हैं, 10वीं का मालूम रहेगा तो कोक, चारकोल, पीट, लिग्नाइट, आंथ्रासाइट, बिटुमिन, हे सर्व आपल्याला 9वी 10वी मध्ये होत, कोणाला सांगू नका। समजलं काय? कार्बन के 2 रूप्स है। कार्बन क्रिस्टलाइन के अलग उसके एलोट्रोप्स है, उसके अमोर्फस के अलग एलोट्रोप्स है। तभी अपने को क्रिस्टलाइन, अमोर्फस ये वर्ड्स आए थे, लेकिन हमको बताया नहीं टीचर ने, और अभी सर ने बताया क्रिस्टलाइन क्या होता है, अमोर्फस क्या होता है। बट फिलहाल इतना भी याद रखोगे तो भी कार्बन के 2 एलोट्रोप्स होते हैं, समझा क्या? कार्बन, डायमंड और ग्राफाइट।
वैसे आगे जाओगे, फॉस्फोरस के भी दो एलोट्रोप्स होते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस एंड येलो फॉस्फोरस। समझा क्या? अपन जब भी पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, पी ब्लॉक उसमें एलोट्रोप्स है, अर्थात एलोट्रोप्स मतलब क्या समझाना, पॉलीमॉर्फस म्हणजे क्या समझाना, काय सब्सटेंसेस दैट एग्जिस्ट इन वन और मोर फॉर्म, एक या एक से ज्यादा रूप में अगर मिलते हैं तो उसको एलोट्रोप्स अर्थात पॉलीमॉर्फस बोलते हैं। तो जो अपन ने पढ़ा है वही अपन लिखेंगे, क्या? कार्बन हैज टू, कार्बन हैज डायमंड and graphite, carbon has diamond and graphite as its main allotropes। बाकी तो है मेन एलोट्रोप्स क्या है कार्बन के, डायमंड और ग्राफाइट। आइसोमॉर्फस क्या होता है, पॉलीमॉर्फस क्या होता है, समझा? ओके नेक्स्ट, सॉलिड्स मालूम है ना क्या था? सॉलिड्स, सॉलिड्स वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बराबर? कौन सा? वेरी गुड, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। Now crystalline is divided into four parts, crystalline is divided into four parts। क्या? पहला आयोनिक सॉलिड, फिर कोवैलेंट सॉलिड, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड और फिर मेटालिक सॉलिड। ठीक है, सॉलिड्स काय असतं, क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फस। ओके, क्रिस्टलाइन काय असतं, अमॉर्फस काय असतं, ये अपने को मालूम है। अब क्रिस्टलाइन आगे जाके चार हिस्सों में बटा है, आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, जो अपन टेक्स्ट बुक में देख के मार्क करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे मार्क करने से पहले ही तुमको बताना है, सिर्फ दो ही चीज तुमको याद रखा है इनमें से। पहला, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, क्या याद करने का, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है। सेकेंड, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है। अभी अपन बहुत थियोरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट मुझे ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। हे चौरे है, सारे आहेत ना, हे खूप मोठे मोठे आंसर है, तीन चार पॉइंट्स आहेत। आयोनिक के चार, कोवैलेंट के चार, मॉलिक्यूलर के चार, मेटालिक के चार। समझा गया? लेकिन ये चारों जब अपन पढ़ेंगे तुमको ये दो चीज याद रखना है। एक, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब आयोनिक सॉलिड में पार्टिकल्स कौन सा है। फॉर एग्जांपल आयोनिक में आयंस, आयोनिक में क्या रहेंगे, आयंस। कोवैलेंट में एटम्स रहते हैं, जब भी अपन पढ़ेंगे समझ में आएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अर्थात दो आयंस को किसने बांध के, किसने जोड़ के रखा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? पहला तुम लोग पीछे का ये लिख लेना, फिर बाद में करते हैं। समझा गया? पहला ये पीछे का तुम लोग लिख लेना, फिर अपन बाद में ये थ्योरी पढ़। ओके, सो अपन ने क्या पढ़ा, पे अटेंशन यार, एक शॉर्ट रिवीजन। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, बराबर? पहला वाला आयोनिक क्रिस्टल्स, दूसरा कोवैलेंट क्रिस्टल्स, तीसरा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, चौथा मेटालिक क्रिस्टल। किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओके, फर्स्ट आयोनिक क्रिस्टल्स में, आयोनिक क्रिस्टल्स में क्या क्या पढ़ा, चलो आयोनिक क्रिस्टल्स में क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस। नेक्स्ट, फोर्स कौन सा है, फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, हार्ड एंड ब्रिटल। नेक्स्ट, नॉन कंडक्टर, मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होएगी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कोना लगा प्रॉब्लम। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या पढ़ा, कोवैलेंट क्रिस्टल्स। नेक्स्ट क्या पढ़ा, कोवैलेंट क्रिस्टल्स। ओके, चलो कोवैलेंट क्रिस्टल्स के बारे में बताओ। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, वेरी गुड।
force of attraction, covalent bond. Next, very high melting point and boiling point, or incompressible, hardest of all. और लास्ट में क्या आएगा? पुअर कंडक्ट। किसी को कुछ प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्या पढ़ा? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के बारे में बताओ। हाँ, वेरी गुड। पार्टिकल्स कौन से हैं? मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंदर कोवैलेंट रहता है, लेकिन कोवैलेंट के बाद और भी कौन होता है? फर्स्ट, वेरी वीक डाइपोल फोर्स, वीक डाइपोल डाइपोल, बराबर की नहीं? वीक डाइपोल डाइपोल। सेकेंड वाला लंदन फोर्सेस, डायरेक्ट यही याद रखो, लंदन फोर्सेस। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा क्या याद रखने का? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किसी को कुछ प्रॉब्लम? नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा? मेटालिक क्रिस्टल्स। मेटालिक क्रिस्टल्स, ओके। मेटालिक क्रिस्टल्स में बोलो, मेटालिक क्रिस्टल्स में क्या आएगा? बॉन्ड्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स। बॉन्ड कौन सा रहेगा? मेटालिक बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा रहेगा? मेटालिक बॉन्ड। व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड? डीलोकलाइज्ड, क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन विथ, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन विथ कटायन, क्या बनाता है? मेटालिक बॉन्ड। फिर अपन ने पढ़ा था मेटल्स आर मेलेबल, metals are ductile, and last, metals are good conductors of heat and electricity. एक ही झटके में चारों हो गए। पर अपने को इतना शॉर्ट लिख के मतलब नहीं है, थोड़ा अपने को अच्छे से पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। रिव्हिजन साठी आपण केलं। कोणाला काय प्रॉब्लेम? आणि त्या तीन बद्दल थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपन पाठवून, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, मतलब डाइपोल मतलब दो पोल के बीच में फोर्सेस रहेंगे तो उनको डाइपोल डाइपोल बोलते हैं, ये वीक होते हैं। नेक्स्ट, लंदन फोर्सेस या वंडरवॉल फोर्सेस, ये कौन से होते हैं? वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं, लेकिन किस पे डिपेंड करते हैं? सरफेस एरिया। ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा फोर्स, कम सरफेस एरिया कम फोर्स। एंड लास्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हिंट दिया है, टिनिनिक 4। F stands for fluorine, O stands for oxygen, N stands for nitrogen. जब भी फोन हाइड्रोजन से अटैच रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Am I pretty much clear? चलो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता कैसे है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता कैसे है, या क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझाने से पहला अपने पास दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहले होता है लैटिस और दूसरा रहेगा बेसिस। प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। सर, लॅटिस म्हणजे काय? लॅटिस म्हणजे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। लैटिस मतलब क्या लिखा है शॉर्ट में? ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेसेस मतलब क्या? एक्चुअल सब्सटेंसेस टू बी अटैच्ड ऑन लैटिस पॉइंट्स। मैं बहुत सिंपल टर्म्स में लिखा हूं, चीजों को समझो। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कोई भी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये समझने के लिए अपने पास दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लैटिस, दूसरा बेसिस। क्यों सर?
क्योंकि क्योंकि लैटिस प्लस बेसिस क्या बनाता है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। प्लीज पे अटेंशन। लैटिस और बेसिस दोनों मिलके क्या बनाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी अपने को तो पढ़ना है क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कब बनता है, जब लैटिस और बेसिस एक साथ आते हैं। पर उसके पहले ये दो नए वर्ड्स है, तो मैं तुमको वो समझाना चाहता हूँ कि लैटिस मतलब होता क्या है। लॅटिस म्हणजे जिओमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। म्हणजे पॉइंट्स किधर किधर होने वाले हैं वो कौन बताता है, लैटिस। और क्या ऐड होने वाला है, एक्चुअल सब्सटेंसेस टू बी एडेड इज कॉल्ड एज बेसिस। फॉर एग्जांपल इधर 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 ये मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, ये मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, ये क्या हो गया, लैटिस हो गया। ये क्या हो गया, लैटिस हो गया। समझा गया। फॉर एग्जाम्पल ये बेस हो गया, ये बेसिस हो गया, ये बेसिस हो गया। लैटिस प्लस बेसिस, लॅटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल। तर म्हणजे काय, म्हणजे 1 2 3 फरक समझा, फरक समझा क्या है। लॅटिस, लॅटिस म्हणजे पॉइंट्स दाखवणार। फॉर एग्जांपल शायद तक सबको मालूम रहेगा, जब भी अपन रंगोली बनाते हैं मोस्टली इन दिवाली, एक ब्राउन पेपर होता है। ब्राउन पेपर पे अपन वो डॉट्स डॉट डॉट डॉट्स होते हैं, या अपन हाथ से भी डॉट 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 निकालते हैं, या कोई भी तुम लोग पर्टिकुलर ड्राइंग बनाते टाइम तुम लोग पहला मार्किंग्स लेते हो। क्या लेते हो, मार्किंग्स। वो मार्किंग्स को क्या बोलेंगे, लैटिस। फिर तुम लोग उसमें कलर भरोगे, उसको क्या बोलेंगे, बेसिस। और कंप्लीट मार्किंग प्लस कलरिंग को क्या बोलेंगे, एक ड्राइंग, दैट इज क्रिस्टल। समझ लो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें हैं इसमें, समझ में आ रहा है। लैटिस मतलब क्या, समझने की कोशिश करो। लैटिस मतलब सिर्फ बताएगा कि कहाँ कहाँ पे काम होना चाहिए। बेसिस मतलब वो पर्टिकुलर पोजीशन पे जिधर लैटिस ने बताया है काम करेगा, और दोनों मिला के एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा। लैटिस के बिना बेसिस अधूरा है, बेसिस के बिना लैटिस अधूरा है। अगर लैटिस रहेगा ही नहीं तो बेसिस किधर ज्वाइन होएगा ये मालूम ही नहीं। मैं सिर्फ भाग रहा हूं, मेरे को कितना भागना है मालूम ही नहीं, मेरे को जाना है किधर, लेकिन किधर जाना है मालूम ही नहीं। लॅटिस आपल्याला डायरेक्शन दाखवतो, लॅटिस आपल्याला पॉइंट्स दाखवतो कि बेसिस को कहां पे अटैच होना है। अगर लैटिस नहीं रहेगा तो बेसिस होके भी मतलब नहीं है, क्योंकि बेस रहेगा लेकिन अटैच किधर होएगा वही मालूम नहीं। सिमिलरली लैटिस है लेकिन बेस नहीं है तो भी मतलब नहीं है, कि लैटिस ये बता रहे, पोजीशन बता रहे, लेकिन अटैच होने वाला ही कोई नहीं है। समझा क्या, मतलब दिस इज गिव एंड टेक रिलेशनशिप। Lattice is dependent on basis, basis is dependent on lattice, and together they combined and form a crystal structure. Am I pretty much clear? किसी को नहीं समझा है लैटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, मैंने बता दिया। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट सेल। ये पेपर में 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है यूनिट सेल। ठीक है, पेपर में 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं व्हाट इज अ यूनिट सेल। नाउ मैं तुमको जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मुझे इतना 60 जन से क्लास में बात करने की टाइम नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, तुम्हारे क्लास में से एक मॉनिटर को चुनूंगा, एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव को चुनूंगा, उसको मैं बोलूंगा भाई सब लोग को कल बोल दे मैथ्स बुक लाने के लिए। मैंने उस मॉनिटर को बोला, मतलब मैंने तुम 60 जन को बोला। समझा क्या, वो मॉनिटर तुम 60 जन को रिप्रेजेंट करता है, 10th ए। तो हाँ बाबा, मॉनिटर को देख गया, मॉनिटर में पूरा 10th ए रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा, अगर घर में कभी गलती से खाना बनाया रहेगा, समझा क्या, तो बाकी लोग को भी अपने को मालूम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कुछ एक दाल बनाता हूँ या चिकन बनाता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ, अभी वो दाल कैसी हुई है
वो चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। कैसा टेस्ट करते हैं, हाथ में लेते हैं थोड़ा सा चम्मच और फिर टेस्ट करते हैं। अच्छा, अब छोटे से चम्मच में अपन जो लेते हैं सैंपल, उसको टेस्ट करके, छोटे से चम्मच में जो अपन लेते हैं सैंपल, उसको टेस्ट करके अपन सिर्फ उसी का रिजल्ट बताते हैं कि पूरे दाल का बताते हैं? कैसा देखे तो पूरे दाल का टेस्ट बताने के लिए मेरे को पूरा दाल पीना चाहिए, बराबर। म्हणजे ऐसा देखा जाएगा तो वही है ना, पूरे दाल का मेरे को ऑब्जर्वेशन देने के लिए मेरे को पूरा दाल ही चखना पड़ेगा। मैं कैसा थोड़ा सा चखता हूँ और पूरे दाल का कैसा ऑब्जर्वेशन दे सकता हूँ? अभी फॉर एग्जांपल इसने 20 में से 20 लाया, तो इसको देख के थोड़ी मैं बोल सकता हूँ पूरा क्लास स्कॉलर है, बोल सकता हूँ? समझ में आ रहा है? पे अटेंशन यार। यूनिट सेल, यूनिट सेल, ध्यान देना। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न, smallest repeating pattern in a structural unit is called as a unit cell. यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या दिया है, इंपॉर्टेंट है एक बार। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न इन अ स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल। फॉर एग्जांपल समझो, ये तुम्हारा क्रिस्टल है, ये तुम्हारा क्रिस्टल है। अब ये पूरा क्रिस्टल कैसा दिखता है ये मुझे मालूम नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसमें से इतना पार्ट है वो बाहर निकालूंगा, ये पार्ट को स्टडी करूंगा, इसको बोलूंगा यूनिट सेल। इसको क्या बोलूंगा, यूनिट सेल। मी फक्त पूर्ण क्रिस्टलचा, पूर्ण क्रिस्टल कसा दिसतो, पूर्ण क्रिस्टल से फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, पूरे क्रिस्टल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये पूरे क्रिस्टल को ना चेक किए बिना एक छोटू से पार्ट को चेक करता हूं और साला पूरे क्रिस्टल का ऑब्जर्वेशन देता हूं, उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। यूनिट सेल इतना इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज चीजों को समझो, ठीक है। पूर्ण क्रिस्टल बद्दल मला ऑब्जर्वेशन द्यायचे आहे, त्याचे फिजिकल प्रॉपर्टीज काय आहे, त्याचा केमिकल प्रॉपर्टीज काय है, वगैरह वगैरह वगैरह। पर मेरे को इतना टाइम नहीं है पूरे क्रिस्टल को एग्जामिन करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा उठाता हूँ और वो छोटे से टुकड़े को पढ़ता हूँ, और छोटे से टुकड़े के बदौलत मैं पूरे बड़े टुकड़े का ऑब्जर्वेशन देता हूँ। इसके लिए मैंने परफेक्ट एग्जाम्पल एक दाल का दिया। मैं छोटा सा स्पून टेस्ट करता हूँ, चखता हूँ, और मैं पूरे दाल का ये बताता हूँ, तो वो छोटे से चम्मच में जो तुम दाल चखोगे वो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। जैसा तुम्हारा यूनिट सेल वैसा तुम्हारा स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यूनिट सेल खूब इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेलचा डेफिनेशन काय आहे, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न इन अ स्ट्रक्चरल यूनिट। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न मतलब ये एक है, ऐसे बहुत सारे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में तुम ऐड करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, तो ही तुम्हारा एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा। आबड़ धाबड़ ऐड करोगे तो नहीं बनेगा, आबड़ धाबड़ ऐड करोगे तो नहीं बनेगा। प्रॉपर एक सिस्टमॅटिक फॉर्मॅट में क्रिस्टलाइन सबस्टन्स में आपण पढ़ा था, डेफिनेट अरेंजमेंट अँड पिरियोडिसिटी, म्हणजे याला पद्धतशीर लावायला लागणार, एक्स ऍक्सिस मध्ये पण, वाय ऍक्सिस मध्ये पण आणि झेड ऍक्सिस मध्ये पण। जर तुम्ही या छोट्या स्ट्रक्चरला रिपीट केलं पॅटर्न मध्ये, तर तुम्हाला एक मोठा चांगला कडक स्ट्रक्चर भेटणार। समजलं? यूनिट सेल को रिपीट करोगे तो तुम्हें एक बड़ा क्रिस्टल मिलेगा। एम आई प्रिटी मच क्लियर? किसी को कुछ प्रॉब्लम? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, द लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। देयर आर 4 टाइप्स, प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। फर्स्ट टाइप होता है सिंपल या प्रिमिटिव, सिंपल या प्रिमिटिव। सेकेंड टाइप होएगा बॉडी सेंटर्ड, सेकेंड टाइप होएगा बॉडी सेंटर्ड सेल। थर्ड टाइप होएगा फेस सेंटर्ड, और फोर्थ होएगा बेस सेंटर्ड या बॉटम सेंटर्ड।
प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। सिंपल प्रिमिटिव सेल, यूनिट सेल क्या होता है वो मालूम है, यूनिट सेल क्या होता है वो मालूम है। अब यूनिट सेल चार टाइप्स के हैं। सिंपल प्रिमिटिव सेल, सिंपल प्रिमिटिव सेल में एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। किसी को कुछ प्रॉब्लम? सिर्फ कॉर्नर्स पे अगर एटम्स रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल सेल। बॉडी सेंटर्ड में एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, atoms are present at corners and one complete atom या one whole atom is present at center। समझा क्या? फेस सेंटर्ड में atoms are present at corners वापस and half atoms are present at faces। इधर atoms are present at corners and half atoms are present at opposite faces। पे अटेंशन हियर। ये एक स्ट्रक्चर है जो आज के बाद अपन हमेशा बनाएंगे। मुझे बताओ, मुझे बताओ इसमें कितने कॉर्नर्स है? कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉर्नर्स कितने हैं? 8। फेसेस कितने हैं? फेसेस बराबर, ऊपर नीचे राइट आगे पीछे बराबर। एजिस कितने हैं? एजिस 12 रहेंगे बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। समझ में आ रहा है? सिंपल में, सिंपल में किधर रहेंगे? कॉर्नर्स में। बॉडी में किधर रहेंगे? कॉर्नर्स प्लस बॉडी। फेस में किधर रहेंगे? कॉर्नर्स प्लस फेसेस। और बेस में किधर रहेंगे? कॉर्नर्स प्लस अपोजिट बेसिस, इधर ऊपर नीचे या आगे पीछे। समझा क्या? क्लियर है? ठीक है।